यहाँ पर उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्तागण व प्यारे युवा अधिवक्तागण, न्यायिक अधिकारी और जो अभी नए नवनियुक्त न्यायिक अधिकारी हैं, आप सबको बहुत सारी बधाई। साथ ही श्रीमती माया गहलोत जी को बहुत सारी बधाई। और अगर मैं मंजू जी का नाम नहीं लूँगी तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। उन्होंने मेरा नाम स्नेहलता से मुझे पुकारा, तो मैं ये मानती हूँ उनको इतना मेरे ऊपर शायद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने इसलिए मुझे नूपुर की जगह शायद स्नेहलता नाम से पुकारा होगा। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मंजू जी कार्यक्रम मेरे उद्बोधन के आखिर में ही मुझसे रहा नहीं जा रहा, क्योंकि तो शायद मंजू जी मैंने मंजू जी को शायद पहली बार देखा है। मुझे आज पता पड़ा है कि ये आप लोगों ने इतना बहुमूल्य रत्न कहाँ छुपा के रखा था अब तक। जिस तरह से, जिस लाड प्यार से ये कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं, वो तो हम सब शायद मोहित हो गए। आपका आशीर्वाद है। मंजू जी ने और अध्यक्ष महोदय ने ये बोला, ये अपना उन्होंने कार्यक्रम के संचालन के टाइम और उन्होंने अपने उद्बोधन में ये कहा कि शॉर्ट नोटिस पर मैं यहाँ पे आई, मैंने उनका इनविटेशन एक्सेप्ट किया। तो मैं आपको एक सच्ची बात बताती हूँ, एक सीक्रेट है एक्चुअली, कि हम तो मौका ढूंढते हैं यहाँ पे आने का क्योंकि कर्म भूमि पे आके और यहाँ की जो मिट्टी की सुगंध है, वो उससे हमको, जो हम जितने भी अधिवक्तागण हैं जो यहाँ से नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए, हमको इस बिल्डिंग से, इस धरती से, इस कर्म भूमि से अत्यधिक लगाव है। और इसके साथ मैं आज इस कर्म भूमि को नमन भी करती हूँ, क्योंकि इस कर्म भूमि ने मुझे सिखाया, मुझे प्रेरित किया कि मुझे अपने पेशे में मेहनत और लगन से काम करना है। और ये प्रेरणा मुझे अपनी कर्म भूमि से ही मिली है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मेरा ये मानना है कि हम इसको उत्सव के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम महिला की उपलब्धियां और उसने अपने जीवन काल में, चाहे वो जिस भी पेशे में रही हो, उसने अपने जो सक्सेस जो पाई है, ये उस सब को मनाने के लिए ये एक उत्सव के रूप में इसको, इस दिवस को मनाया जाता है। आज आप सब जने यहाँ पे विराजमान हैं वकील के रूप में। आपने, कुछ लोगों ने बैंड पहना हुआ है, ज़्यादातर उपस्थित हैं उन्होंने वकील की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। क्या आप ये सोच सकते हो कि आज से बहुत वर्षों पूर्व महिला की इस पेशे में क्या स्थिति रही होगी, क्या दृष्टिकोण रहा होगा? मैं आपको जस्टिस फातिमा बीबी हैं, उनके साथ जो एक इंसिडेंट हुआ वो बताती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। आम रूप से जैसे वो अपना मुकदमे की पैरवी करने के लिए जाती थी, वो उस दिन भी वहाँ पे गई और अपने मुकदमे का इंतज़ार कर रही थी। वहाँ पुरुष अधिवक्तागण भी बैठे थे। जज साहब ने देखा, अरे आज तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिला अपने मुकदमे की पैरवी के लिए इंतज़ार कर रही है। तो उन्होंने कहा, सभी पुरुष अधिवक्तागण साइड में हो जाएं, महिला अधिवक्ता को आगे आने दें और मुकदमे में पैरवी करने दें।
जस्टिस फातिमा बीवी जब उस समय लॉयर थी, वो आगे गई और उन्होंने जज साहब से निवेदन किया कि साहब महिला को किसी भी तरह की प्रायोरिटी नहीं चाहिए, उसे समानता का अधिकार चाहिए। जिस तरह आप पुरुष अधिवक्ता को आप समानता का या उसको आप इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं सुनवाई के लिए, वही अधिकार महिला को भी चाहिए। इसी तरह से बहुत वर्षों पहले एक महिला थी, उनका नाम था रेगिना गुहा। कलकत्ता में उन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करी। पूरी करने के पश्चात उन्हें लगा अब मैं प्रैक्टिस भी करूं, उसके लिए उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना था। तो उन्होंने अर्जी दायर करी। आज से पहले आज तक कभी किसी महिला की अर्जी नहीं आई थी, तो बार काउंसिल बड़ी चकित हो गई कि ये कैसे अब रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि उस समय जो कानून था उसमें महिला को इंक्लूड नहीं किया गया था डेफिनेशन में और कहीं पर भी पूरे एक्ट में। तो वो अर्जी गई 5 जजेस की बेंच के समक्ष। खूब बहसें हुई, खूब सब तरफ से बहसें की गई। रेजिना जी ने जो अपने वकील साहब करे थे, उन्होंने उनकी पैरवी करी, उनको बताया कि साहब पुरुष और महिला एक समान है, इसलिए उनको पुरुष के समान उनको हक मिलना चाहिए पैरवी करने का। आप सोच सकते हैं क्या डिसीजन हुआ होगा। 5 जजेस बेंच ने यूनानिमसली ये होल्ड किया कि महिला अधिवक्ता को प्रैक्टिस के लिए परमिट नहीं किया जा सकता। उसके बाद एक और महिला हुई सुधांशु बालाजी, पटना में। उन्होंने भी ये लड़ाई लड़ी, लेकिन उनको भी सक्सेस नहीं मिली। तीसरी महिला हुई कौर्णिया सौरभ जी, इलाहाबाद में। उन्होंने भी जब अपनी अर्जी दायर करी, तब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिफरेंट व्यू लेते हुए और ये कहा नहीं, महिला को भी पूरा अधिकार होगा और वो भी प्रैक्टिस कर पाएगी। तो कौर्णिया सौरभ जी हैं, वो भारत की पहली महिला थी जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ और जिन्होंने वकील के रूप में वकालत करी। मुझे याद है जब मैंने वकालत के पेशे में जब मैंने एंट्री करी, जब मैंने शुरुआत करी, तो मैं ये पाती थी कि जो मेरी जो कर्म भूमि है, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सीरियसली नहीं लिया जाता था। शायद ये दृष्टिकोण था कि ये आएगी, कुछ समय रहेगी और गायब हो जाएगी, या ये करेगी तो ये एडजर्नमेंट लेगी खड़े होकर, इसके अलावा ये और कुछ नहीं करेगी। मुझे समय लगा अपनी जगह बनाने में, काफ़ी समय लगा मुझे, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। उस टाइम मुझे कई बार मुझे दुख भी होता था। मुझे ये लगता था कि जब मैं इतना मन लगा के, इतने डेडिकेशन के साथ काम कर रही हूँ, तो मुझे सीरियसली क्यों नहीं लिया जाता। बट मैं उसको चैलेंज के रूप में लेती थी कि नहीं, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल बदलाव आएगा। इसी तरह से मुझे याद है कि जब मैं ऑफिस में बैठ के और काम करती थी, और जो मेरे सीनियर हैं वो क्लाइंट को कहते थे, बाहर मैडम बैठे हैं, आप उनके पास जाइए और कॉन्फ्रेंस करिए, फिर आप मेरे पास अंदर आइएगा। तो जब अंदर से बाहर क्लाइंट जब मेरे पास आता था, तो उसके हाव भाव बदल जाते थे, उसके एक्सप्रेशंस मुझे समझ में आते थे। उसे लगता था ये महिला क्या समझेगी मेरी दुविधा, इसको क्या समझ में आएगा। तो आप विश्वास करो कि मुझे वो नहीं बोलते थे मेरे आगे बैठ के, और मुझे उनसे कुरेद के पूछना पड़ता था कि आप बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम है, कैसे हुआ, क्या हुआ आपके साथ में। इस तरह से चलता गया। फिर एक बार मेरे सीनियर हैं और बार काउंसिल के इलेक्शंस के लिए कैंपेनिंग में लगे हुए थे, और क्लाइंट आए, तो जो मेरे ऑफिस क्लर्क थे वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए, और मेरे ऑफिस क्लर्क ने बोला कि साफ तो है नहीं, तो आप जाओ 3-4 दिन बाद आना। मैं अंदर बैठी हुई थी, मेरी जो सीनियर है उनसे मेरी बैठने की जगह अलग थी, जहाँ पे सारे एसोसिएट्स बैठते थे, मैं भी नहीं बैठी थी। तो उन महोदय ने शायद मुझे देखा होगा, तो उन्होंने मेरे ऑफिस क्लर्क को बोला,
साफ नहीं है तो क्या हो गया, मैडम बैठे हैं ना, मैं उनसे बात कर लूँगा। और वो जब आए, उनकी आंखों में एक चमक थी, मैं उसी चमक का इंतज़ार कर रही थी। मुझे समझ आ गया कि ये धीरे धीरे करके मेरी मेहनत ने मेरे को सफलता दी है, और जो क्लाइंट के मन में मेरे को देख के कॉन्फिडेंस आया है, वो मेरी मेरी विक्ट्री थी वो। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिला को हर कार्य क्षेत्र में, ये सिर्फ लीगल प्रोफेशन के लिए नहीं है, कोई भी कार्य क्षेत्र हो, वहाँ पर महिला को पुरुष के वनस्पत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि महिला मेहनत से डरती नहीं है, और ये इसका नतीजा है जो आप आज इतने सब जने सामने बैठे हैं। सब मेहनत कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में और खूब अच्छा कर रहे हैं। मैं आपसे आज ये भी साझा करना चाहूँगी, मैं वहाँ पे वीसी रूम्स देख रही हूँ, 3 वीसी रूम्स हैं। ये कोविड टाइम्स में हमने ये सुविधा स्टार्ट हुई थी हमारे यहाँ पे, और शायद आप सब ने भी इसका काफ़ी उपयोग किया होगा। बट इससे अब एक कदम आगे और बढ़ गए हैं हम। आज जो जीवन का जो स्वरूप चल रहा है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक बहुत बड़ा सहयोग है, उपयोग है हमारे जीवन में, हमारे कार्य क्षेत्र में। अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो हम हमारे प्रोफेशन में ऊंची एक छलांग लगाएंगे। आप देखिए, आज एआई सॉफ्टवेयर इतने डेवलप हो गए हैं कि आप उसमें 10 लाइनें लिख दीजिए, अपने फैक्ट्स डाल दीजिए बस, कि इस तारीख को नियुक्ति हुई, फॉर एग्जाम्पल इस तारीख को नियुक्ति हुई, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट ये था, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि कॉन्ट्रैक्चुअल था, ये क्वालिफिकेशन है, और 10 साल की सर्विस करके टर्मिनेट कर दिया। नाउ आप अगर एआई को कहेंगे कि आप इसकी प्लीडिंग्स ड्राफ्ट कर दीजिए, तो एआई आपको मदद करके प्लीडिंग्स ड्राफ्ट करेगा, ग्राउंड्स आपके ड्राफ्ट कर देगा काफ़ी हद तक। और इसी पॉइंट पे अगर आपको रिसर्च करनी है कि इसके ऊपर प्रेसिडेंट्स हैं कि क्या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय जिसकी 10 साल की सेवा है वो स्थायीकरण का हकदार है या नहीं। अगर आप उसमें कीवर्ड डालेंगे तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको जजमेंट्स की एक पूरी लिस्ट देके उसका क्रक्स दे देगी आपको। ये अगर आपको रिसर्च करनी है, अगर आप एआई नहीं यूज़ करते या टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करते, तो फिर क्या तरीका है? आप ये लाइब्रेरी में बैठेंगे, 1975 से निकालेंगे और अभी तक की किताबें ढूंढते रहेंगे, और वो एक बहुत वेग तरीका है। ये मैंने भी किया हुआ है। मुझे याद है, मैंने अपने पिछले उद्बोधन में आपको बताया था, क्योंकि तब मैंने आपसे निवेदन किया था कि प्लीज़ पेपरलेस हो जाइए। और मुझे याद है कि जब हमारे को कोई पॉइंट पे रिसर्च करनी होती थी तो हम सारे एसोसिएट्स मिलके सारी किताबें निकाल लेते थे शेल्फ में से, उसका एक पूरा बड़ा अंबार बन जाता था, और उसमें से जो हमें क्लोज टू हमारी रिसर्च पॉइंट मिलता था उसका भी एक बड़ा अंबार बन जाता था। फिर वो बैग में भर भर के 5-6 बैग भर के किताबें टूट जाती थी। लेकिन अब ये सब चीज़ें ऑब्सोलीट हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। ये आप अगर टेक्नोलॉजी पे आएंगे तो आपको खुद को बहुत सुविधा होगी। आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अगर किसी को इंग्लिश से हिंदी में चाहिए तो वो ट्रांसलेशन रहेगी, हिंदी से इंग्लिश में चाहिए एआई वो आपको ट्रांसलेशन में मदद करे, तो आपको समझने में सुविधा होती है कि अल्टीमेटली इसका खर्च क्या है। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि मेरी ड्राफ्टिंग तो कर दी लेकिन कहीं इसमें सेंटेंस फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है या स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, वो भी आप एआई सॉफ्टवेयर में डालेंगे, वो करेक्शंस हो जाएंगे। तो हम क्यों ना यूज़ करें एआई को? लेकिन हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स साथ चल रहे हैं। एक जनाब थे, उन्होंने एसएलपी फाइल करी माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष। एसएलपी में न्यायालय ने ये कहा लीव ग्रांटेड। उनको समझ में नहीं आया कि ये मेरे मुकदमे में लीव ग्रांटेड का क्या मतलब हुआ। उन्होंने ट्रांसलेट कर लिया उसको, ट्रांसलेशन में आया छुट्टी दे दी गई। एक मेरे कोई नज़दीकी मित्र हैं, उन्होंने बताया कि उनका जो बच्चा है वो मैथ में बहुत वीक था, उसकी कोचिंग चल रही थी
बड़े गंदे नंबर आते थे, आए दिन उसकी स्कूल से कंप्लेंट आती थी। मैंने कहा बड़े परेशान थे हम। अचानक से उसकी कंप्लेंट आनी बंद हो गई और देखा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। पेरेंट ने बोला बेटा ये क्या किया तुमने, ये इतने अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं, तुम्हारी शिकायत आनी भी बंद हो गई। कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा, उनको विश्वास नहीं हुआ। मैंने एक दिन छुप के देखा तो देखा वो तो एआई की मदद से अपनी मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आपने भी पढ़ा होगा कि वर्ल्ड वाइड एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें आर्टिफिशियल एम्ब्रियोज बनाए जा रहे हैं। हमने महाभारत में पढ़ा था। महाभारत में जब वो एपिसोड अपन ने देखे थे तो कौरवों का जन्म हुआ था, तो अपन विस्मित थे कि इतने एक साथ कैसे पैदा हो सकते हैं। लेकिन वो उन्होंने बताया था कि वो आह्वान करके आर्टिफिशियल एम्ब्रियोज से वो बच्चे पैदा हुए थे। अब आप देखो वो हकीकत होने वाला है। आर्टिफिशियल एम्ब्रियोज बनाएंगे, उसमें बच्चे को वही सारी सुविधा मिलेगी या उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो माँ के वूम में मिलते हैं। और एआई उसको मॉनिटर करेगी पूरा 24/7 कि कहाँ बच्चे को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, कितना न्यूट्रिएंट चाहिए। आप जेनेटिकली अपने बच्चे को डिज़ाइन कर सकते हो। तो शायद हम भी थोड़े दिन बाद आर्टिफिशियल होने वाले हैं। ये एक लाइटर साइड में है, सब चीज़ का प्रोज और कॉन्स होता है। लेकिन हम ये सोचें कि जो किसी भी कारण से अगर कंसीव नहीं कर सकती अगर महिला, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। अब आप देखिए साइबर क्राइम किस स्टेट पे हो रहा है। क्योंकि आप लीगल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप खुद भी अवेयर रहें और आप अपने आसपास वालों को भी अवेयर करें कि साइबर क्राइम से कैसे बचना है। आज जो ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं, पासवर्ड शेयर हो जाते हैं, इस तरह से हमको इस चीज़ से बचना चाहिए और औरों को भी अवगत कराना चाहिए। इस बार संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर थीम रखा है एक्सीलरेट एक्शन। कितना प्यारा थीम है। और इसका जो उद्देश्य है वो है लैंगिक समानता। अगर लैंगिक समानता के ऊपर अगर जोर दिया जाएगा तो चाहे कार्य क्षेत्र है, चाहे घर परिवार है, चाहे कोई भी जगह है, वहाँ पर सब जगह अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो वैसे भी महिला का उत्थान होगा। और बाय एंड लार्ज अगर महिला और पुरुष का वर्ल्ड वाइड रेशियो देखो आप तो 50:50 का है। जितनी जिम्मेदारी एक दूसरे के प्रति पुरुष की है उतनी जिम्मेदारी महिला की है। अगर महिला अपने कार्य क्षेत्र में और सब जगह अगर महिला प्रगति करेगी तो ऑटोमेटिकली सबकी प्रगति होगी। उसकी फैमिली की होगी, सोसाइटी की होगी, सोसाइटी की होगी तो उसके शहर की होगी, शहर की होगी तो कंट्री की होगी, कंट्री की होगी तो देश की होगी। एक छोटी सी कहानी मैं आपसे साझा करना चाहूँगी। एक बार एक 10 साल का बच्चा था। उसका लेफ्ट हैंड नहीं था, बायां हाथ नहीं था उसके, पर उसकी जिद थी कि मुझे जूडो कराटे सीखने हैं। तो उसके पापा और भी उसके माता पिता थोड़े वो थे कि उसका लेफ्ट हैंड नहीं है तो वो कैसे सीखेगा। पर उसकी जिद के आगे उनको सरेंडर करना पड़ा। वो गुरुजी के पास लेके गए। गुरुजी भी थोड़ा सा एप्रीहेंशन में थे कि कैसे सीखेगा, पर उन्होंने भी देखा कि ये इतना डिटर्मिनेशन के साथ आया है। उन्होंने कहा मैं इसको सिखाऊंगा। एक वो था और उनके साथ 20 बच्चे और थे। उन्होंने प्रशिक्षण स्टार्ट किया। उस बच्चे को बोला ये दीवार है, तुम यहाँ खड़े हो जाओ और ये मैं तुम्हें तरीका सिखा रहा हूँ, तुम किक करना सीखो। उसने स्टार्ट कर दिया प्रशिक्षण और साथ साथ 20 जो बच्चे थे उनका भी स्टार्ट हो गया। करीब 1 साल बीता तो उसने पाया वो तो सिर्फ किक तक का ही प्रशिक्षण कर रहा है और बाकी बच्चों को उन्होंने दूसरे कर्तव्य भी सिखाने शुरू कर दिए। उसने अपने गुरुजी से कहा कि मैं ऐसे कैसे सीखूंगा, आपने तो मुझे सिर्फ किक मारना सिखा रहे हो आप। उन्होंने कहा तुम बस जो मैं कह रहा हूँ वो करो, उसी पे फोकस करो। उस बच्चे ने फिर उसके बाद दोबारा कोई प्रश्न नहीं पूछा। वो किक्स मारने का
वो करता था, अपना ट्रेनिंग करता था। फाइनली जब उनकी ट्रेनिंग हो गई तो उनका एग्ज़ाम का टाइम आया, कंपटीशन हुआ। गुरुजी ने कहा उस बच्चे को तुम भी इसमें भाग लोगे। फर्स्ट राउंड हुआ, वो बच्चा जीत गया, सेकेंड राउंड में जीत गया। इस तरह से करके उसने सारे राउंड्स जीत लिए और फाइनल राउंड में विनर हो ही रहा। तो उसने कहा कि गुरुजी मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जीत गया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने तो सिर्फ एक किक सीखी, बाकी सबने इतने सारे उनको हुनर आपने सिखाए, तो मैं कैसे जीत गया। तो उसके गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा सबसे पहले तो मैंने तुम्हें जो किक मारने की टेक्निक सिखाई वो सबसे डिफ़िकल्ट और सबसे हाईएस्ट लेवल की टेक्निक थी, और मुझे ये पूरा विश्वास है कि तुमसे अच्छा इस टेक्निक को और कोई नहीं कर सकता। और दूसरा, जितने भी बाकी तुम्हारे साथ कॉम्पिटिटर्स थे, इस टेक्निक को वापस इसके ऊपर रिवर्स करने के लिए जो सामने आपके सामने कॉम्पिटिटर आ रहा है, वो सिर्फ लेफ्ट हैंड पे स्ट्राइक करके आपको नीचे गिरा सकता था। इसलिए मैंने आपको ये टेक्निक सिखाई। तो इस कहानी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे पास, सबके पास सब कुछ नहीं होता। हमारे पास कुछ कमियां हैं, शायद हमारी वीकनेसेस भी हैं हमारे, लेकिन स्ट्रेंथ भी है। कुछ मटेरियल चीज़ें जो शायद हमारे पास नहीं होंगी, कुछ मटेरियल चीज़ें जो सामने वाले के पास ज़्यादा होंगी हमारे पास। हम बजाय इसके कि इस पे फोकस करें कि मेरे पास ये चीज़ कम है, उसके पास ये चीज़ ज़्यादा है, वनस्पत इसके हमको ये फोकस करना चाहिए मेरे पास ये है और मैं इसको अपना और मजबूत बनाऊँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद फिर स्काई इज द लिमिट। अंत में मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूँगी कि कृपया अपनी जीवन शैली में मेडिटेशन को ऐड करिए। मैंने इससे पहले कभी भी किसी मंच से ये निवेदन नहीं किया, क्योंकि अब मुझे भी करीब 13-14 ईयर्स हो गए मेडिटेशन से जुड़े हुए। मैं हार्टफुलनेस मेडिटेशन है वो फॉलो करती हूँ। मैं ये नहीं कहती आपको कि आप मेरी पद्धति फॉलो करिए, आपको जो अच्छा लगे आप वो फॉलो करिए। मेडिटेशन के अपने लाभ हैं, आपको मेंटल, फिजिकल सब तरह से आपको लाभ होगा। आपका जो प्रोफेशन है उसमें आपको फोकस चाहिए। आप चाहे बहस कर रहे हो चाहे बहस सुन रहे हो, एक पल के लिए भी अगर आपका ध्यान इधर उधर गया तो ना तो आपकी बहस प्रॉपर आप कर पाओगे और ना आप सुन पाओगे। उस फोकस को बढ़ाने के लिए, आपकी मेमोरी को शार्पन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी, आपको ज़रूर मदद करेगा। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि योगा या कोई आपकी पसंद का गेम वो भी इंक्लूड करिए। आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो आप न्याय दिलवा पाएंगे और न्याय दे भी पाएंगे। इसके साथ ही मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला